हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल बीइंग परसिस्टेंट। मर्जर्स एंड एक्विजिशन ये जो टॉपिक है, ये इंटरनेशनल मोड का ही पार्ट जो है वो कंटिन्यू कर रहे हैं। ओके, सो इसके बाद वाला जो एक पार्ट रहेगा तो वो फाइनल पार्ट होगा और इसके बाद हम अलग सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सो मर्जर एंड एक्विजिशन, सो मर्जर एंड एक्विजिशन ये भी दोनों कंसेप्ट इंटरनेशनल बिजनेस का ही एक पार्ट है। सो मर्जर मतलब कि दोनों फर्म जब एक दूसरे के साथ मर्ज होती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, मर्जर। एंड एक्विजिशन का मतलब ये है कि जब एक फर्म फर्म ए फर्म बी को जब एक्वायर करती है, मतलब कि ये जो ए फर्म है ये बी फर्म पे क्या करेगी, कंट्रोल करेगी, मतलब उसका जो भी शेयर है बी का तो वो ले लेगी, तो इसको हम बोलते हैं एक्विजिशन। इसका मतलब कि ए फर्म ने बी फर्म को क्या किया है, एक्वायर किया है। सो मर्जर्स एंड एक्विजिशंस आर ऑफ हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड कॉन्ग्लोमरेट टाइप्स। हॉरिजॉन्टल मर्जर यानी क्या, कि जब एक ही प्रोडक्ट जब एक ही लेवल पे दो तीन कंपनीज प्रोड्यूस कर रही हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल मर्जर। जो सिंगल लाइन बिजनेस है उसी में सारी जो कंपनीज है वो ऑपरेट करती है तो उसको हम हॉरिजॉन्टल मर्जर बोलते हैं, क्योंकि वो सारी कंपनियां एक ही प्रोडक्ट क्या कर रही है, मैन्युफैक्चर कर रही है एंड वो एक ही लेवल पे प्रोड्यूस कर रही है। उसके बाद है वर्टिकल मर्जर। वर्टिकल मर्जर मतलब कि जैसे शुगर जो है वो शुगर केन से बनाते हैं, तो शुगर केन की कंपनी ने शुगर कंपनी के साथ, मतलब जो शुगर फैक्ट्री वाली जो कंपनी है उसके साथ मर्जर किया, इसका मतलब होता है वर्टिकल मर्जर। मतलब कि जो रॉ मटेरियल की कंपनी है उसने फिनिश प्रोडक्ट की कंपनी के साथ मर्ज किया, तो इसको हम बोलेंगे वर्टिकल। कॉन्ग्लोमरेट मतलब कि जैसे दोनों कंपनियां अनरिलेटेड हैं, मतलब एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है एंड दूसरी जो है वो है मोबाइल इंडस्ट्री। सो ये दोनों क्या है, इररिलेटेड प्रोडक्ट है, मतलब एक दूसरे से ये रिलेटेड नहीं है, इसको हम बोलेंगे कॉन्ग्लोमरेट टाइप्स। सो दीज मर्जर्स आर आइदर हॉस्टाइल और फ्रेंडली, मतलब कि ये जो मर्जर्स होते हैं तो कभी कभी इसमें बहुत सारी अड़चनें आ सकती है या फिर ये फ्रेंडली भी हो सकता है। इसका मतलब कि दोनों भी लॉन्ग टर्म के लिए एक दूसरे के साथ मर्ज हो सकते हैं, इसका फ़ायदा दोनों भी फर्म को होगा। द रीजन्स बिहाइंड मर्जर्स एंड एक्विजिशंस आर रीपिंग ऑफ सिनर्जेटिक एडवांटेज। जैसे हमने इससे पहले जो जॉइंट वेंचर का कंसेप्ट देखा था उसमें भी देखा था कि जो दोनों फर्म जब एक साथ आती है तो वो क्या करती है, सिनर्जी क्रिएट करती है। इसका मतलब कि दोनों को सिनर्जेटिक एडवांटेज मिलता है। जो ए फर्म के पास है वो बी फर्म को वो मदद करेगी उसके लिए, एंड जो बी फर्म के पास है वो ए फर्म को मदद करेगी। सो सिनर्जेटिक एडवांटेज मिलता है। ओवरनाइट ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी ओवरनाइट ग्रोथ जो है वो होती है। ठीक है, मतलब कि जैसे अगर एक ही फर्म कंटिन्यूसली चलती रहेगी 5 साल 10 साल तो उसको ग्रो होने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट वही अगर वो एक दूसरे के साथ मर्ज होके चलेगी तो वो ज़्यादा जल्दी ग्रो कर पाएगी। देन रिस्क मिनिमाइजेशन मतलब कि जैसे जब दोनों फर्म्स एक साथ आती है तो अगर आगे कुछ भी, मतलब कोई भी अगर सिचुएशन आ जाए, अनसर्टन सिचुएशन आ जाए, ठीक है, जैसे अभी जो चल रहा है पैंडमिक सिचुएशन उस तरह से, या फिर कोई वॉर की सिचुएशन आ जाए, तो इस तरह की सिचुएशंस में जो भी लॉस होने वाला है, हेवी जो इन्वेंट्री है उसका भी डैमेज होने वाला है, तो ये सारी चीज़ों की जो भी रिस्क है वो मिनिमाइज होती है, मतलब दोनों मिलके उस रिस्क को उठाते हैं। देन है टैक्स सेविंग। दोनों जब एक साथ आएंगे तो क्या होगा कि बिजनेस तो एक ही टाइप का करेंगे बट जो टैक्स है वो उसी कंबाइनली पे करेंगे, मतलब उसी बिजनेस पे कंबाइनली वो गवर्नमेंट का टैक्स पे करेंगे। सो जो टैक्स की अमाउंट एक फर्म पे कर रही थी वो दोनों मिलके क्या करेगी, पे करेगी। उसके बाद इन मर्जर टू कंपनीज कम टुगेदर। मर्जर में क्या होता है, दोनों कंपनीज एक साथ आती है बट ओनली वन सर्वाइव्स, पर उसमें से क्या होता है, एक ही क्या कर पाती है, सर्वाइव कर पाती है, एंड द अदर गोज आउट ऑफ एग्जिस्टेंस एज इट इज़ मर्ज इन द अदर कंपनी। ऐसा होता है ना कि जब ए कंपनी एंड बी कंपनी, शुरुआत में तो उनका एग्जिस्टेंस इंडिविजुअल होता है, मतलब दोनों अलग अलग नाम से पहचानी जाती है, बट जब वो मर्ज होती है एक दूसरे में तो क्या होता है कि दोनों की जो इंडिविजुअलिटी है, मतलब एक अलग तरह का यूनिकनेस है, वो ख़त्म हो जाता है एंड वो एक ही करके क्या होती है, आगे चलती है। द अदर गोज आउट ऑफ एग्जिस्टेंस, मतलब दूसरी का जो एग्जिस्टेंस है वो क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। वाइल इन एक्विजिशन में क्या, मर्जर में जो है वो क्या होता है कि ए प्लस बी सी, इस तरह से फर्म क्रिएट होगी
एंड उसके बाद जो एक्विजिशन है उसमें क्या होगा कि ए फर्म प्लस बी फर्म एंड ए ने ही एक्वायर किया है बी को, सो ये हुआ एक्विजिशन। वन कंपनी एक्वायरर, एक्वायरर इसमें कौन है, ए एक्वायरर है जिसने बी को एक्वायर किया है, गेट्स कंट्रोल ओवर द अदर कंपनी, मतलब दूसरी कंपनी पे उसने क्या किया है, कंट्रोल किया है। दूसरी कंपनी कौन सी है, बी कंपनी, जो कि एक्वायर्ड कंपनी है। एट द विलिंगनेस ऑफ ईच ऑफ द कंपनीज, मतलब दोनों भी इस जो भी कॉन्ट्रैक्ट है उस पर एग्री हो जाती है, ठीक है। और इस पर एग्री हो जाने के बाद दोनों एक दूसरे के साथ जो भी कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो उससे क्या होगा, उस कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा रहेगा कि कौन एक्वायरर है एंड कौन एक्वायर्ड है, ठीक है। सो इस कंपनी में, इस केस में ए कंपनी एक्वायरर है। उसके बाद है व्हेन वन कंपनी टेक्स ओवर अनदर, मतलब एक कंपनी जब दूसरी कंपनी को एक्वायर करती है एंड एस्टैब्लिशेस इटसेल्फ एज द न्यू ओनर, मतलब जैसे अभी बताया कि ए कंपनी प्लस बी कंपनी एंड ए कंपनी, सो यहाँ पे ये कौन हुआ, ये दोनों ओल्ड है बट ये जो है वो है न्यू ओनर, ओके। क्यों, क्योंकि इसने बी कंपनी को एक्वायर किया है। द परचेस इज कॉल्ड एक्विजिशन, इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्विजिशन। बट मर्जर जो है डिस्क्राइब्स हाउ टू फर्म अप्रोक्सीमेटली द सेम साइज, मतलब यहाँ पे मर्जर में क्या होगा, दोनों फर्म एक ही स्केल पे होगी, दोनों फर्म एक ही टाइप का प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही होगी एंड दोनों भी फर्म एक ही साइज़ की होगी। दैट जॉइन फोर्सेस टू मूव फॉरवर्ड एज सिंगल न्यू एंटिटी, मतलब क्या कि यहाँ पे ए प्लस बी इज इक्वल टू सी, मतलब यहाँ पे न्यू फर्म क्रिएट हो जाएगी, सिंगल न्यू एंटिटी, rather than remain separately owned and operated. This action is known as merger of equals, मतलब जब सेम साइज़ की फर्म होती है और वो जब मर्ज हो जाती है तो हम क्या बोलते हैं उसको, मर्जर ऑफ इक्वल्स। अभी यहाँ पे टाइप से आपको पता चलेगा कि कितने तरह के मर्जर्स होते हैं, मतलब किस तरह से या किस वे से हम मर्जर्स कर सकते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे इन मर्जर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फॉर टू कंपनीज, मतलब जो भी दोनों कंपनीज है, जो भी मेन डिसीजंस होते हैं वो कौन लेता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। क्यों, क्योंकि शेयर होल्डर जो होते हैं वो ओनर होते हैं, फिर भी जो डेली मैनेजमेंट होता है वो कौन संभालता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। एंड शेयर होल्डर होते हैं वो पूरे देश में या इंटरनेशनल लेवल पे स्प्रेड हुए होते हैं, तो इसकी वजह से जो भी शेयर होल्डर्स है तो वो डेली रूटीन बिजनेस नहीं देख पाते, क्योंकि वो अपना जो रूटीन दूसरा बिजनेस है या फिर कोई अगर जॉब कर रहा है तो वो संभालते हैं और यहाँ पे सिर्फ इन्वेस्टमेंट करते हैं कंपनी में, इसकी वजह से उनको शेयर होल्डर कहा जाता है। सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रूटीन बिजनेस संभालते हैं, मैनेजमेंट संभालते हैं एंड जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस रहते हैं, किसी का अपॉइंटमेंट करना हो, किसी को रिमूव करना हो, ये सारे डिसीजंस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लेते हैं। सो अभी इस केस में भी जब दोनों कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करते हैं द कॉम्बिनेशन एंड सीक द शेयर होल्डर्स अप्रूवल, मतलब क्या कि शेयर होल्डर के साथ वो एक मीटिंग लेते हैं, बोर्ड मीटिंग, जिसमें वोटिंग की जाती है एंड वोटिंग के थ्रू ये पता चलता है कि शेयर होल्डर्स कितने एग्री है डिसीजन के साथ एंड कितने डिसएग्री हैं, ओके। सो अगर सारे शेयर होल्डर्स एग्री हो गए उस डिसीजन पे तो क्या डिसीजन लिया जाता है, मर्जर का फाइनल डिसीजन लिया जाता है। उसके बाद एक्विजिशन, जैसे अभी बताया कि एक कंपनी दूसरी कंपनी को एक्वायर करती है तो उसका पूरा जो स्ट्रक्चर है वो ए कंपनी के हिसाब से चलेगा। सो इसके लिए हम बोलेंगे अभी एक्विजिशन मतलब क्या कि 50% मतलब हाफ शेयर, बट 50% से अबव अगर वो शेयर एक्वायर करेगी दूसरी कंपनी का तो सारा कंट्रोल जो है वो ए कंपनी का बी कंपनी पे रहेगा। उसके बाद है कंसोलिडेशन, कंसोलिडेट करना मतलब क्या कि क्रिएट्स अ न्यू कंपनी बाय कंबाइनिंग कोर बिजनेस एंड अबैंडनिंग द ओल्ड कॉर्पोरेट। कंसोलिडेट करना मतलब यहाँ पे ए एंड बी ये दोनों ख़त्म हो जाएगी, इसकी जगह पे सी न्यू कंपनी स्टार्ट होगी। स्टॉक होल्डर ऑफ बोथ कंपनीज मस्ट अप्रूव द कंसोलिडेशन, मतलब यहाँ पे भी एक मीटिंग ली जाएगी जिसमें स्टॉक होल्डर जो होते हैं कंपनीज के तो वो कंसोलिडेशन को अप्रूव करते हैं। यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि कोई भी डिसीजन जो है वो किसके बेसिस पे लिया जाता है, शेयर होल्डर्स के अप्रूवल के बेसिस पे। शेयर होल्डर्स की मीटिंग ली जाती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग ली जाती है एंड उस पर सारे लोगों के सजेशंस लिए जाते हैं, कौन एग्री है कौन एग्री नहीं है। अगर उन्होंने अप्रूव किया ये डिसीजन जो है वो, तो क्या होगा कि न्यू कंपनी स्टार्ट कर दी जाएगी एंड सब्सिक्वेंट टू द अप्रूवल रिसीव कॉमन इक्विटी शेयर्स इन द न्यू फर्म। न्यू फर्म में क्या होगा, फिर कॉमन इक्विटी शेयर्स जो है वो लिए जाएंगे शेयर होल्डर्स की तरफ से।
आफ्टर देन टेंडर ऑफर्स। टेंडर ऑफर मतलब क्या, कि हम देखते हैं जब कंस्ट्रक्शन लाइन में जो भी बिल्डर्स होते हैं तो वो टेंडर निकालते हैं, या फिर बहुत सारी चीज़ों का जो है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए टेंडर निकालते हैं। किसके लिए, कि एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी या एक पर्टिकुलर कोई प्रोजेक्ट, उसका जो टेंडर होता है तो उसके बेसिस पे सामने वाले को क्या इंफॉर्मेशन मिलती है कि पर्टिकुलर जो प्रॉपर्टी या प्रोजेक्ट है वो क्या होने वाला है, अभी सेल होने वाला है। सो टेंडर ऑफर, वन कंपनी ऑफर टू परचेज आउटस्टैंडिंग स्टॉक ऑफ द अदर फर्म एट अ स्पेसिफिक प्राइस रैदर दैन मार्केट प्राइस। मतलब यहाँ पे क्या होता है कि जो भी टेंडर ऑफर होती है तो एक कंपनी दूसरी कंपनी को ऑफर करती है परचेज द आउटस्टैंडिंग स्टॉक। क्या बोलती है वो, ये हमारा मतलब दूसरी कंपनी को बोलती है हमारा जो आउटस्टैंडिंग स्टॉक है, जो क्या हुआ नहीं है, सेल हुआ नहीं है, तो उसको आप क्या करो, परचेस करो एट अ स्पेसिफिक प्राइस। मतलब जो भी प्राइस जो है वो डिसाइड की रहेगी उन्होंने, तो उसके बेसिस पे उन्होंने वो परचेस करना है रैदर देन मार्केट प्राइस। एक्वायरिंग कंपनी कम्युनिकेट द ऑफर डायरेक्टली टू अदर कंपनीज शेयर होल्डर्स। ओके, सो यहाँ पे जो ए कंपनी है ये क्या करेगी, अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ डिसाइड करेगी क्या, कि हमें हमारा जो स्टॉक है वो कौन सी कंपनी को बेचना है, आउटस्टैंडिंग स्टॉक जो है, और उसके लिए हमें जो टेंडर निकालना है तो उस पर क्या प्राइस होनी चाहिए। तो ये जो ऑफ़र है वो बी कंपनी को दी जाएगी। ठीक है, सो बी कंपनी को दे जाने के बाद उसके जो शेयर होल्डर्स है वो डिसाइड करेंगे कि टेंडर ऑफ़र एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। उसके बाद एक्विजिशन ऑफ असेट्स। इन एन एक्विजिशन ऑफ असेट वन कंपनी डायरेक्टली एक्वायर द असेट्स। मतलब कि जो ये सपोज ए कंपनी जो है, जो ये ए कंपनी है तो ये क्या करेगी, बी कंपनी के जो भी असेट्स है वो डायरेक्टली एक्वायर करेगी अपने पास। ओके, द कंपनी वूज असेट्स आर बीइंग एक्वायर्ड मस्ट ऑब्टेन अप्रूवल फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर्स। पर उसके लिए शेयर होल्डर्स जो है उनके पास से अप्रूवल लेना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। सो अगर उनका ही अप्रूवल नहीं लिया है तो आगे चल के क्या हो सकता है, प्रॉब्लम्स आ सकती है। सो इसके लिए शेयर होल्डर्स का जो भी अप्रूवल है वो नेसेसरी है, किसके लिए, जो भी असेट्स है उसको डायरेक्टली एक्वायर करने के लिए। परचेस ऑफ असेट्स इज टिपिकल ड्यूरिंग दैट। अभी ये जो एक्विजिशन ऑफ असेट्स है ये कब होता है, सपोज एक पर्टिकुलर कंपनी जो है वो वाइंड अप होने वाली है, ठीक है, या फिर बैंकरप्सी का मतलब क्या, कि एक पर्टिकुलर कंपनी जिसके पास पे करने के लिए कोई भी डेप्ट नहीं है, या फिर वो जो है उसके पास की जो लाइबिलिटीज़ है वो बहुत सारी आउटस्टैंडिंग है, पे करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो वो कंपनी क्या हुई, बैंकरप्ट हुई। अभी बैंकरप्ट हुई है तो उसको कहीं से ना कहीं से तो क्या करना होगा, पैसा जो है वो अरेंज करना होगा। क्यों, क्योंकि उसके जो क्रेडिटर्स है उनको उसने क्या करना है, पे करना है। अगर उसने ये नहीं किया तो क्या हो सकता है, क्रेडिटर्स जो है वो क्लेम कर सकते हैं कंपनी पे। सो इसके लिए अभी उसके पास की, मतलब जो कंपनी बैंकरप्ट हुई है उसके पास जो भी असेट्स है वो क्या करेगी, डायरेक्टली सेल करने के लिए निकालेगी। सो जो भी बी कंपनी, सामने वाली कंपनी रहेगी तो उसके जो भी असेट्स हैं तो वो क्या किए जाएंगे, डायरेक्टली एक्वायर किए जाएंगे। अभी कोर्ट की तरफ से भी ये हो सकता है। क्यों, क्योंकि कोर्ट को अगर पता चला कि कंपनी बैंकरप्ट हो चुकी है तो फिर क्या होता है कि रीजंस तो फाइंड आउट करेगा, बट ये नहीं देखेगा कि आगे ये ग्रो कर पाएगी या नहीं। नो, अभी उसके पास पैसे नहीं है देने के लिए क्रेडिटर्स के। सो वो टोटली बैंकरप्ट हो चुकी है, एंड डायरेक्टली गवर्नमेंट क्या करेगा, उसके पास के जो भी असेट्स है वो एक्वायर कर लेगा। देन है मैनेजमेंट एक्विजिशन। मैनेजमेंट एक्विजिशन मतलब कि जैसे अभी हमने देखा असेट्स का एक्विजिशन, मतलब सिर्फ असेट्स को एक्वायर करना, बट यहाँ पे मैनेजमेंट, अभी मैनेजमेंट का मतलब क्या होगा, टोटली कंट्रोल जो है बिजनेस का वो एक्वायर होगा। इन मैनेजमेंट एक्विजिशन ऑल्सो नोन एज मैनेजमेंट लेड बाय आउट, ठीक है, MBO। कंपनीज एग्जीक्यूटिव परचेस कंट्रोलिंग स्टेक। ए कंपनी को किस पे कंट्रोल चाहिए, बी कंपनी पे। सो इसके लिए ए कंपनी को बी कंपनी पे मैनेज करना है, कंट्रोल करना है। सो दिस फॉर्मर एग्जीक्यूटिव्स ऑफन पार्टनर विद अ फाइनेंशियर और फॉर्मर कॉर्पोरेट ऑफिसर्स इन एन एफर्ट टू हेल्प फंड अ ट्रांजेक्शन। सो उनमें भी एक कॉन्ट्रैक्ट होगा, एंड कॉन्ट्रैक्ट हो जाने के बाद दोनों कंपनी जो है वो क्या करेंगी, मैनेजमेंट को एक्वायर करने की जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू कर सकती है। उसके बाद परचेस मर्जर्स, एज द नेम सजेस्ट। परचेस मतलब क्या, कि अभी इसमें ये मोस्टली कैसा रहेगा, एक्विजिशन की तरह रहेगा, कि एक कंपनी जो है वो दूसरी कंपनी को कुछ पैसे देने के बाद परचेस कर लेगी। दिस काइंड ऑफ मर्जर ऑकर्स व्हेन वन कंपनी परचेस अनदर कंपनी। जो भी वैल्यू है उसकी
अभी हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं कि जो फेसबुक है, जो फेसबुक कंपनी है शुरुआत में इंडिविजुअल कंपनी थी, बट फेसबुक ने क्या किया है कि व्हाट्सअप एंड इंस्टाग्राम की जो भी क्रेज़ है यंगस्टर्स में, तो उसको कंसिडर करते हुए उसने उसको परचेज़ किया है व्हाट्सअप एंड इंस्टाग्राम को। सो ये इसका एग्जांपल हो सकता है। अभी वो उस पर डिपेंड करेगा, उस कंपनी पे जिसको एक्वायर या परचेस करने वाले हैं, कि उसको सच में खुद को, मतलब खुद का जो कंट्रोल है वो दूसरी कंपनी को देना है या नहीं देना है, या इंडिविजुअली ऑपरेट होना है, ये टोटली उन पे डिपेंड रहेगा। कंसोलिडेशन मर्जर यानी क्या? विद दिस मर्जर ब्रांड न्यू कंपनी, यहाँ पे क्या होगा, कंसोलिडेशन, जैसे बताया था कि A+B=C कंपनी, एंड बोथ कंपनीज आर बॉट एंड कंबाइंड अंडर द न्यू एंटिटी। ये किस में कंबाइंड होंगी? सी कंपनी में कंबाइंड होगी। अभी ये जो मर्जर एंड एक्विजिशन हम जो देख रहे हैं, तो इसके कुछ एडवांटेजेस है, जैसे कि इंक्रीज इन मार्केट शेयर, ऑब्वियसली, क्योंकि दोनों कंपनीज पहले क्या थी, सपोज हम फेसबुक एंड व्हाट्सअप का ही एग्जांपल लेते हैं कि फेसबुक का जो पहला जो मार्केट का स्कोप था कि धीरे धीरे फेसबुक का जो यूज़ है वो कम होने लगा। क्यों? क्योंकि उसको लॉगिन करना पड़ता है और बाद में पासवर्ड एंड ये सारी चीज़ें, सो ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस है। सो अभी भी ऐसा नहीं है कि टोटली कम हुआ है यूज़, बट व्हाट्सअप के कंपैरिजन में देखा जाए तो फेसबुक का जो यूज़ है वो कम हुआ है। सो फेसबुक कंपनी ने क्या स्ट्रैटेजी अपनाई कि हमें क्या करना होगा कि जो व्हाट्सअप के जो कस्टमर्स है या फिर मार्केट शेयर है वो हमारे पास लाने के लिए हमें व्हाट्सअप को ख़रीदना होगा। ठीक है, उसी से क्या होगा, फिर जो व्हाट्सअप का ऑलरेडी कंज्यूमर बेस है या मार्केट शेयर है वो, प्लस जो फेसबुक का ऑलरेडी जो क्रिएट किया हुआ कस्टमर बेस है, तो वो जब एक साथ आएंगे तो मार्केट शेयर क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। ठीक है, मतलब फेसबुक का प्लस व्हाट्सअप का प्लस अभी इंस्टा भी इसमें इंक्लूड हो चुका है। इन सारी कंपनीज़ का सोचो कि मार्केट शेयर कितना बढ़ जाएगा, तो तीनों कंपनीज़ को बेनिफिट मिल सकता है। रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन, अभी तीनों मिलके ऑपरेट होंगी तो जो भी खर्चा आएगा तो तीनों मिलके करेंगी। ठीक है, एक ही कंपनी पे लोड नहीं आएगा। अवॉइड्स रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन अवॉइड करना मतलब कि जैसे रेप्लिकेशन मतलब क्या, रेप्लिका, डुप्लीकेट कॉपी। सो यहाँ पे अवॉइड होता है। क्यों? क्योंकि फेसबुक जो है वो जब व्हाट्सअप को परचेस करेगा तो व्हाट्सअप की जो आइडेंटिटी है वो वैसी की वैसी रहेगी, फेसबुक की जो आइडेंटिटी है वो वैसी की वैसी रहेगी। ठीक है, सो यहाँ पे रेप्लिकेशन मतलब जो डुप्लीकेट कॉपी के जो भी कंसेप्ट है वो यहाँ पे नहीं आएगी। एक्सपांड्स बिजनेस इनटू न्यू जोग्राफिक एरिया, एक्चुअल में देखा जाए तो व्हाट्सअप एंड फेसबुक दोनों ही जो कंपनीज़ है वो वर्ल्ड लेवल पे है, ग्लोबल कंपनीज़ है, बट फिर भी अगर जहाँ पे फेसबुक यूज़ किया जा रहा था एंड व्हाट्सअप नहीं, और जहाँ पे व्हाट्सअप यूज़ किया जा रहा था फेसबुक नहीं यूज़ किया जा रहा था, तब अगर दोनों जब एक साथ आएंगे तो जहाँ पे ये गैप है, जहाँ पे यूज़ नहीं किया जा रहा है एक पर्टिकुलर कंपनी को, सो वो भी किया जा सकता है पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया में। प्रिवेंट्स क्लोजर ऑफ अनप्रॉफिटेबल बिजनेस, मतलब कि जैसे प्रॉफिट फेसबुक अगर ऑपरेटिंग हो रही है, ठीक है, उसी समय अगर सपोज ए कंपनी फेसबुक फॉर एग्जांपल वो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड कंपनी है, उसके कस्टमर्स जो है वो भी अच्छे हैं, ठीक है, फेसबुक का यूज़ वर्ल्ड वाइड है, बट स्टिल ऐसा हो सकता है कि तभी किसकी एंट्री हो सकती है, उसके कॉम्पिटिटर की, जो कि उससे भी यूनिक है, जो कि उससे भी ज़्यादा क्वालिटी वाला है। इसका जो इफ़ेक्ट है वो अल्टीमेटली किस पे पड़ेगा, फेसबुक पे पड़ेगा, फेसबुक कंपनी के। जैसे हमारी जो हाइक कंपनी है, ठीक है, हाइक जो इंडियन कंपनी थी हमारी, व्हाट्सअप की तरह ही थी, तो वो बंद हो चुकी है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में उससे कम्पीट करने वाले बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर्स हैं, तो इसकी वजह से हाइक कंपनी बंद पड़ गई। बट यहाँ पे अगर ये कंपनी जो है कॉम्पिटिटर आ गया तो इसको क्या होगा, लॉस होगा। सो अगर फेसबुक ने व्हाट्सअप के साथ अगर क्या किया है, मर्जर किया है या परचेस एक्विजिशन किया है, सो क्या हो सकता है, फेसबुक को फ़ायदा हो सकता है। मतलब इसको जो लॉस हुआ है वो इस कंपनी के थ्रू बियर हो सकता है। क्लियर हुआ? मतलब कि जो भी प्रॉफिट होगा वो दोनों मिलकर शेयर करेंगे, जब लॉस होगा तो दोनों मिलकर एक दूसरे की मदद करेंगे। उसके बाद इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, जैसे कि रेज प्राइसेस ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। मतलब क्या, यहाँ पे दोनों एक साथ आए हैं, ठीक है, तो दोनों एक साथ आने के लिए उनको बहुत सारी प्रोसीजर से जाना पड़ा है। इसके साथ साथ कुछ नए अगर एम्प्लॉयज़ अपॉइंट करने पड़े हो उनको, तो उसका भी खर्चा है, रिक्रूटमेंट होता है, ट्रेनिंग डेवलपमेंट होता है, क्योंकि दोनों कंपनीज़ एक साथ आई है तो दोनों कंपनीज़ का कल्चर अलग अलग है,
कल्चर अलग अलग होने की वजह से ट्रेनिंग देना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा, ठीक है। सो इसकी वजह से प्रोडक्ट की प्राइसेस जो भी है वो अल्टीमेटली बढ़ जाती है। क्रिएट गैप्स इन कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन में भी गैप पड़ सकती है और इसकी वजह से कंपनीज़ की जो भी दोनों कंपनीज़ की जो भी प्रोसीडिंग्स है उस पर अल्टीमेटली इफेक्ट पड़ सकता है। क्रिएट्स अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट हो सकती है। मतलब कि जब दोनों कंपनीज एक साथ आ जाती है, एक साथ आ जाने के बाद जो भी एग्जिस्टिंग मतलब दोनों कंपनीज़ के जो एम्प्लॉयज़ है वो अगर अलग कल्चर के साथ मैच नहीं कर पाए, वहाँ पे एडजस्ट नहीं हो पाए, तो वहाँ से उनको निकाल दिया जाता है अगर उनके पास वो रिलीवेंट स्किल्स नहीं है तो, ठीक है। बट अगर वो रेडी है सीखने के लिए स्किल्स को तो उनको यहाँ वहाँ पे रख लिया जाता है। बट इसकी वजह से वो जो है अनएम्प्लॉयमेंट की भी नंबर्स है वो बढ़ जाते हैं। प्रिवेंट्स इकोनॉमीज ऑफ स्केल, इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब क्या कि लेस कॉस्ट, मिनिमम कॉस्ट एंड हाइयर आउटपुट और मैक्सिमम प्रोडक्शन, तो ये सारी चीज़ें इसमें आती है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल यहाँ पे प्रिवेंट होती है, ठीक है। सो क्यों प्रिवेंट होती है? क्योंकि यहाँ पे दोनों एक साथ आई है तो खर्चा भी उतना ही ज़्यादा होने वाला है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल जो है वो भी प्रिवेंट हो जाती है यहाँ पे, ठीक है। सो आई होप आपको जो आज का मर्जर एंड एक्विजिशन का कंसेप्ट है वो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, जिससे उनको भी इसके जो अलग अलग वीडियोज़ है उससे मदद मिल सकेगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।